हेलो फ्रेंड, टुडे आई एम डिस्कस अबाउट द टायर्डनेस यानी कि थकान. एवरीवन इज टेकिंग डेली फूड एंड रिफ्रेशमेंट बट आफ्टर सम टाइम you become a tired. Why it's happen? Actually your body use ATP in the form of energy. और ये ATP कहाँ पे बनता है? आपके सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पे ATP का सिंथेसिस होता है. हार्ट, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ATP का कंजम्पशन होता है. क्यों? क्योंकि हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो 24 आवर एक्टिव रहता है, यानी कि वो काम करता है. उसके अलावा है आपका ब्रेन है, उसके बाद मसल्स हैं. इन सब जगहों पे ATP का सिंथेसिस और ATP का कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा होता है. ऑन एन एवरेज आपका एक सिंगल सेल जो है उसमें 100 से लेकर के 1000 के बीच में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं. जितने अधिक माइटोकॉन्ड्रिया किसी सेल्स में होंगे, इसका मतलब है कि वहाँ पे अधिक से अधिक ATP का सिंथेसिस हो रहा है. क्योंकि आपका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि एनर्जी का जो करेंसी है वो है आपका ATP. और ऐसा देखा जाता है कि जो आपका कार्डियक मसल्स है वहाँ पे नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दूसरे ऑर्गन के कंपेयर में ज़्यादा पाए जाते हैं. क्योंकि हार्ट एक ही ऐसा मसल्स है जो आपके एम्ब्रायो जब बनता है उसके 27th डे से ही हार्ट जो है फंक्शन में आ जाता है, यानी कि वो काम करना शुरू करता है. और तब तक ये काम करते रहता है जब तक आप जीवित हैं. यानी कि हार्ट जब स्टॉप हो गया तो ह्यूमन बीइंग का डेथ हो जाता है. तो सबसे ज़्यादा नंबर्स ऑफ ATP का यूज जो है आपके कार्डियक मसल्स में होता है. तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज जो हैं वो कार्डियक मसल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं. एक सिंगल ATP का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो 7.3 किलो कैलोरी मोल ईच मोल आपका एनर्जी रिलीज होता है. तो एक क्वेश्चन रेज होता है कि अगर कंटिन्यूअसली ATP का सिंथेसिस होता रहे तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप कभी थके नहीं, यानी कि आप टायर्ड कभी हो ही नहीं? तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो सर्टेन टाइम के बाद कुछ समय के लिए स्टॉप कर देते हैं ATP का सिंथेसिस. तो ऐसा क्या कारण है कि आपका जो सेल्स हैं जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है वो ATP का सिंथेसिस रोक देते हैं? तो एक्चुअली में जो ATP का जो सिंथेसिस होता है, कोई भी चीज़ अगर बन रहा है तो उसको बनाने के लिए बहुत सारे आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कुछ फैक्टर्स होंगे, कुछ सप्लीमेंट्स होंगे, कुछ उसके जो भी नीड्स हैं वो सब फुलफ़िल जब होना बंद हो जाते होंगे तो उसका सिंथेसिस रुक जाता होगा. तो उसी तरह ATP का भी सिंथेसिस जब होता है तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उनको चाहिए होते हैं ATP के सिंथेसिस के लिए. तो एक्चुअली में बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से ATP का सिंथेसिस स्लो डाउन होता है या स्टॉप हो जाता है. मेन जो एक आपका ATP का सिंथेसिस आप हायर ऑर्गेनिज्म है तो आपको वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. तो कभी कभी आप देखते होंगे कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अगर स्लो होती है या कम होने लगती है तो वहाँ पे क्या बनता है, आपका लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है. तो लैक्टिक एसिड जब बनेगा तो आपको थकान महसूस होगी. जैसे अगर कोई एथलीट को आप देखते होंगे या आप लंबा रन कीजिए तो जब आप रन करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होने लगता है. यानी कि जितना आपको ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है. तो क्या होगा कि वहाँ पे ATP का सिंथेसिस स्लो होगा और लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा. तो आप वहाँ पे स्टॉप कर जाते हैं, यानी कि आपको एनर्जी नहीं मिलता है. दूसरा एक फैक्टर है, ATP जब बनता है तो वहाँ पे एक को फैक्टर होता है थायमीन, यानी कि विटामिन B1. विटामिन B1 का अगर सप्लाई रुकता हो या स्लो हो जाता हो तो वैसे कंडीशन में भी ATP का जो सिंथेसिस है वो कम होने लगता है. तो ऐसा क्या कारण है? बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे कारण तो रहे होंगे जिसकी वजह से B1 का सप्लाई रुक गया हो या कम हो गया हो. जैसे आपको एनारोबिक सिंथेसिस जब ATP का होने लगता है जिसमें लैक्टिक एसिड बन रहा है तो वहाँ आपको दिख रहा है क्या,
ऑक्सीजन का सप्लाई स्लो हो गया है तो एटीपी कम बन रहा है, तो वहाँ पे आपको लेथार्जी फील होता है। उसी तरह एक दूसरा फैक्टर है आपका थायमीन। तो एटीपी के सिंथेसिस में थायमीन का वही रोल है जो आप जैसे कोई गाड़ी स्टार्ट होती है तो गाड़ी के अंदर आप देखते होंगे, चाहे बाइक हो या कार हो, उसके अंदर स्पार्क प्लग होता है। तो जो इंजन स्टार्ट होता है उसको स्टार्ट होने के लिए स्पार्क प्लग एक करंट फ्लो कराता है। तो जैसे ही करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो एनर्जी जो आप पेट्रोल के रूप में उसको दिए हैं वो कंज्यूम करके आपको एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिससे आपकी बाइक या आपकी कार चलने लगती है। तो वैसे ही थायमीन का रोल आपके एटीपी के सिंथेसिस में स्पार्क प्लग के जैसा है। तो अगर वो कंटिन्यूसली मिलता रहा तो आपका एटीपी का सिंथेसिस होता रहेगा। डिसकंटिन्यू हुआ या लो लेवल हुआ तो एटीपी का सिंथेसिस कम जाएगा। तो ऐसा बहुत सारे क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से आपका थायमीन की डिफिशियंसी होती है और आपका एनर्जी लेवल लो होते जाता है। तो इसको हम वन बाय वन देखेंगे। जैसे कुछ कंडीशन है जिसमें B1 की डिफिशियंसी हो सकती है, जिसमें है आपका स्ट्रेस है। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो वहाँ पे भी थायमीन का कमी हो सकता है। या स्लीपिंग डिसऑर्डर है, आप अच्छे से सो नहीं पाते हैं, वहाँ पे भी आपका जो B1 का है वो डिफिशियंसी हो सकता है। उसके बाद फैटिग है, फैटिग में भी आपका B1 का कमी हो सकता है। उसके बाद एडेमा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथनेस है, यानी कि जब आप सांस कम लेते हैं वहाँ पे भी थायमीन कमने लगता है। उसके बाद पुअर इम्यूनिटी है, अगर आपकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गई है तो वहाँ पे भी एटीपी का आपका सिंथेसिस स्लो होने लगेगा। डायबिटिक कंडीशन है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, अल्कोहल कंजम्पशन है। जो भी लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक होते हैं उनके बॉडी में भी एटीपी कम बनता है। उसके बाद है आपका एलर्जिक कंडीशन, अगर आप एलर्जिक हैं उसमें भी एटीपी कम बनेगा, क्योंकि क्या होगा, थायमीन की कमी होने लगी, यानी कि B1 की। उसके अलावा कि एटीपी कब आपके शरीर में आप आर्टिफिशियल कंडीशन से आप उसको अपने आप कम कर लेते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके एटीपी का जो लेवल है उसको स्लो डाउन करता है। उसमें पहला है आपका कंजम्पशन ऑफ टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी इज़ अ फैक्टर विच डिक्रीज योर थायमीन लेवल। तो आप जैसे ही टी और कॉफ़ी का इंटेक करते हैं तो सडन टाइम के लिए आपको लगता है कि आप एनर्जाइज हो गए हैं, लेकिन आप देखे होंगे कि थोड़े ही समय के बाद फिर आप इनएक्टिव होने लगते हैं। तो ये क्या करता है, थायमीन के लेवल को सप्रेस करता है। उसके बाद है आपका वाइन है, यानी अल्कोहल है, शुगर है। शुगर कंजम्पशन में भी आपका थायमीन का लेवल घटेगा। फियर है, एंगर है, एडिमा है और वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन में भी एटीपी का सिंथेसिस तो होता है लेकिन कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो वहाँ पे भी आपका जो एनर्जी लेवल है वो घटता है। वैक्सीनेशन होने के बाद क्या होगा, आपका बॉडी क्या है, एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू किया। तो जब एंटीबॉडीज़ बनेगा तो क्वाइट नेचुरल है कि आपके बॉडी के अंदर एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। तो वैसे कंडीशन में आपका क्या होगा कि एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है। उसके बाद हम जानेंगे कि आप थायमीन, जैसे अभी हमने बताया कि एक फैक्टर है थायमीन यानी कि B1, तो ऐसा क्या होगा कि हम B1 के लेवल को मेंटेन करके रखें। कुछ तो फैक्टर होगा जिसकी वजह से आपका B1 की जो डिफिशियंसी है उसको आप बैलेंस कर सकें। तो सबसे पहला है जिसमें नंबर्स अमाउंट अगर हम देखें कि क्वांटिटी B1, यानी कि B1 एक विटामिन है, उसके लेवल को आप अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपका पॉर्क में थायमीन बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद एग्स है, एग्स आप ले सकते हैं जिसमें थायमीन का लेवल है। उसके बाद सनफ्लावर सीड्स हैं, जो आप ऑयल खाते हैं तो सनफ्लावर ऑयल है अगर आपको थायमीन का लेवल बढ़ा के या नॉर्मल रखना है तो। उसके बाद आपका है न्यूट्रिशनल ईस्ट, इसमें भी देखा गया है कि जो B1 का विटामिन B1 है
यानी कि थायमीन ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद है आपका एकॉर्न स्क्वैश है, ये भी आप ले सकते हैं, इसमें भी थायमीन ज़्यादा होता है। उसके बाद सैल्मॉन फिश है, सैल्मॉन में थायमीन का लेवल ज़्यादा होता है। तो अगर आप इन सब का इंटेक करते हैं तो आपके बॉडी के अंदर जो विटामिन B1 की डिफिशियंसी हो रही है वो नहीं होती है, और उसकी वजह से आपका ATP का जनरेशन ज़्यादा होगा और आप ज़्यादा कंज्यूम भी करते हैं, यानी कि तो भी आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है बॉडी के अंदर, तो आप कम से कम टायर्ड होंगे। तो ये सब अगर चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो आपका टायर्डनेस बहुत हद तक रिड्यूस किया जा सकता है, और इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे जो आपके बॉडी के अंदर थायमीन के लेवल को घटाता हो। तो इसको आप फॉलो करें तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो ज़्यादा एनहेंस हो सकता है, आप बहुत लंबे समय तक एक्टिव रह सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।